का द लेबोरियस वर्ल्ड में इससे पहले आपको जो है 250 यानी 275 प्रश्न इससे पहले मिल चुके हैं और ये लास्ट वीडियो होगा मध्यकालीन भारत पर और 325 क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत पर इतिहास के। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये 325 प्रश्न आपके इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में यहाँ से आपको प्रश्न फंसेंगे। दूसरी बात, यदि आप बीए सेकंड सेमेस्टर में इतिहास विषय आपने ले रखा है तो यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, तो आपको सारे वीडियो देखने चाहिए। 325 क्वेश्चनों के हैं ये है और हर वीडियो में लगभग 50 प्रश्न हैं, तो आप लगभग ठीक है लगभग 6 वीडियो हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। सारे वीडियो देखिएगा आप, इससे आपकी एक तैयारी दुरुस्त हो जाएगी। मध्यकालीन इतिहास के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? इंग्लैंड ने किया था, नीदरलैंड ने किया था, फ्रांस ने किया था, पुर्तगाल ने किया था। तो आपको पता होगा सबसे पहले जो भारत पर व्यापार करने के लिए आए थे वो पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली का मतलब आप समझिए वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, इस बात को आपको पता होगा। ओके, तो पुर्तगाली देश की राजधानी है लिस्बन, इस बात को भी याद रखिएगा। और वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है, 1498 में। उसने यहाँ लगभग 1 साल व्यापार किया और 1 साल के व्यापार करने के बाद जो है आप ये समझ लीजिए कि यानी 1499 में यहाँ से चला गया और लगभग उसने 60 गुना लाभ कमाया। क्या करा, यहाँ के जो मसाले थे उन मसालों को यूरोपीय की मंडी में बेचा, पुर्तगाल की जब मंडी में बेचा तो उसे 60 गुना लाभ हुआ। ओके, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से आया था, अफ्रीका से। और ये मैं बता दूं आपको 1333 की बात है। कब की बात है? 1333 की बात है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था उस समय भारत पर। उस समय ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। इसने एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, कई बार वो पूछ ली जाती है। तो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? रहला। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा जो लिखी पुस्तक है उसका नाम है रहला। क्या नाम है? रहला। तो इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है? रहला, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को यानी अफ्रीका से आया था। और किसके शासनकाल में? इब्न बतूता के शासनकाल में आया था। यानी कौन थे इब्न बतूता? कहाँ से आया? मोरक्को से आया। मोरक्को अफ्रीकी देश है और उस समय थे भारत का जो सुल्तान था उस समय मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का ऐसा सुल्तान जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन इसका पागल सुल्तान भी कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बाद में क्या करा है, 1342 में इसने जो है इब्न बतूता को कहाँ भेज दिया था? चीन भेज दिया था राजदूत बना के अपना। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? जो चित्तौड़ का विजय स्तंभ है, जिसे हम कीर्ति स्तंभ कहते हैं, विक्ट्री टावर कहते हैं, वो किसने बनवाया था? तो आपको ध्यान रखना है, विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में है। चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। काय के मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, राजस्थान का मतलब राजाओं का स्थान। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित विदेशी भाषाओं में से कौन सी भाषा मुगल शासन काल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलित थी? तो जैसे कि आपको कभी भी प्रश्न पूछा जाता है कि मैं मध्यकालीन भारत की बात करेंगे, हम मुगल कालीन भारत की बात करेंगे, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, फारसी। उस समय जो भाषा थी वो थी फारसी। इस बात को ध्यान रखिएगा। असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था? यह कबीला कहाँ से आया था? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कबीला कहाँ से आया था ये बताना है आपको। ओके, आहोम, यानी आप ये बात कह सकते हैं कि ये जो कबीला था कहाँ से आया था। ओके, तो ये जो कबीला था दक्षिणी चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया से आया था। दक्षिणी चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया से आया था ये कबीला, ठीक है। और ये बहुमूल्य क्षेत्र दक्षिणी ऊपरी बर्मा के क्षेत्र यानी बर्मा के क्षेत्र से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिए। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ये, ध्यान रखिएगा। और आसाम का जो है पुराना नाम जो है, इस बात को ध्यान रखिए, कामरूप है। इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
मुगल जागीर तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या थी, यानी मुगल जो जागीर थी क्या थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समानुदेशन था ये, यानी किसी किसी अधिकारी को भू राजस्व का समानुदेशन था। यदि किसी अधिकारी को ये दे दिया जाता था तो इसका मतलब जागीर का मतलब है किसी अधिकारी सरदार को उनके वेतन के बदले में दी जाती थी, जिस पर उन्हें कर वसूलने का अधिकार होता था, किंतु प्रशासनिक अधिकार नहीं होता था। वो टैक्स वसूलते थे, उस टैक्स को जो है जमा करवाते थे राज्य में और अपना हिस्सा ले लिया करते थे। ओके, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण रखा था। कौन थे वे 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो 17वीं शताब्दी में वे कौन थे जिन्होंने भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार पर अधिकांश वो रख रखा था, बहनी अधिकार कर रखा था। तो आपको ध्यान रखना है, जब 17वीं शताब्दी की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना डचों का। ओके, डच आपको पता होगा दूसरी शक्ति थी ये यूरोपियन, जिसने भारत पर आक्रमण किया था, व्यापार करने के लिए आए थे ये डच। पहले पुर्तगाली, दूसरे डच थे और तीसरे जो थे अंग्रेज थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से अनुक्रम है वो सही बताना है आपको, कौन सा अनुक्रम सही है निम्नलिखित में से। तो निज़ामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, या मीराबाई, कबीर, निज़ामुद्दीन औलिया, तुलसीदास, या कबीर, निज़ामुद्दीन औलिया, तुलसीदास, मीराबाई। तो राइट आंसर है इसमें आपको ध्यान रखना है निज़ामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास। राइट आंसर होगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। कौन सी शक्तियों ने नहीं लड़ी लड़ाई, आपको बताना है। तो कौन सी शक्तियों ने लड़ाई नहीं लड़ी, तो आपको ध्यान रखना है। तो पल्लव और चालुक्यों ने, चोल और कल्याणी के प्रवृत्तियों ने, या गोलकुंडा और अहमदनगर। तो गोलकुंडा और अहमदनगर इज द राइट आंसर होगा इसका, गोलकुंडा और अहमदनगर। ओके, ध्यान रखिए। रणथंबोर क्या था, रणथंबोर क्या था, रणथंबोर क्या था, एक महल था, एक राजपूत दुर्ग था, खिलजियों की राजधानी थी। तो आपको ध्यान रखना है रणथंबोर क्या था, तो रणथंबोर एक किला था, दुर्ग था, मतलब एक राजपूत दुर्ग था। इस बात को ध्यान रखिए। 1226 में इल्तुतमिश ने इस पर अधिकार कर लिया था। उस पर पृथ्वीराज तृतीय के वंशज शासन कर रहे थे, उस समय की बात है ये। चलिए, तंचोई जरी का विकास कहाँ हुआ था। तो जरी का जो विकास है वो कहाँ पर हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या है, आपको जब तंचई बरी की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है ये वाराणसी के, ध्यान रखिएगा वाराणसी, क्या ध्यान रखिएगा, वाराणसी। ओके, तंचई यानी जरई का जो निर्माण हुआ है, रोल्फिच ने इसका उल्लेख किया है, रेशम के कपड़े पर चांदी और सोने के तारों द्वारा किनारी की गई कढ़ाई होती थी एक प्रकार की। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो वाराणसी की साड़ियों की बात करेंगे हम यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट। पूर्व रियासत नाहन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। तो यह पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य में, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नाचन है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश के, राइट आंसर होगा आपका डी। ओके, हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर है, सिरमौर जिले में है ये, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस का निर्माण किया, उसका नाम क्या था, क्या नाम था, यानी जिसने उसके बारे में लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है वो जोहरी था, क्या था, ट्रेवनियर। राइट आंसर होगा इसका ट्रेवनियर। ट्रेवनियर ने जो है ये 1641 से 1670 शाहजहाँ के और औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था और उसने तख्ते ताउस का वर्णन किया है, मयूर सिंहासन का वर्णन किया है। ओके, और मयूर सिंहासन की अगर बात करेंगे तो शाहजहाँ से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत के अंदर जो पहली फ्रेंच फैक्ट्री है वो कहाँ स्थापित की गई थी, आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे पहली जो फैक्ट्री थी फ्रेंच वो सूरत में स्थापित की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ, सूरत में। ओके फ्रेंड्स,
ओके, सूरत में स्थापित की गई थी पहली फैक्ट्री। दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री जो है 1600 मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और क्या था? तो अमीर खुसरो एक सूफी संत था, ठीक है, फारसी तथा हिंदी का लेखक, इतिहासकार, सूफी संत, ये सभी उनके अंदर गुण थे अमीर खुसरो। और ये आप बता दें कि उत्तर प्रदेश के एटा यानी कासगंज जिले में और 8 सुल्तानों का शासन देखने वाला प्रथम मुस्लिम कवि था ये आदमी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो उपरोक्त सभी रखेंगे इसका आंसर। राइट आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो क्या था? अमीर खुसरो सूफी संत भी थे, पारसी तथा हिंदी के लेखक थे, इतिहासकार थे। ओके, और आपको पता होगा 8 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा। खड़ी बोली हिंदी के जनक कहा जाता है, तोताई हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। इतनी बातें आप याद रखिएगा इनसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? तो तख्त ताउस जो रखा गया था वो किस मुगल भवन में रखा गया था? तो ध्यान रखने वाली बात है कहाँ पर रखा गया था तख्त ताउस, यानी मयूर सिंहासन कहाँ पर रखा गया? फतेहपुर सीकरी के दीवानी खास में, आगरा के दीवानी, या दिल्ली में लाल किले का रंग महल, या दिल्ली में लाल किले के दीवानी आम? तो दिल्ली के लाल किले में जो दीवानी आम है उसके पीछे एक प्रकोष्ठ में विश्व तख्त ताउस रखा गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में लाल किले के दीवानी आम में इसको रखा गया था, इस बात को ध्यान रखिए। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था वो किस खान से निकाला गया था? तो ये ध्यान रखना है वो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। और तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्र देव ने उसे अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को दिया था। किसको दिया था? मलिक काफूर को। और मलिक काफूर ने सुल्तान अलाउद्दीन को उसे भेंट किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कहाँ से? गोलकुंडा। ओके, हीरा को जो कोहिनूर हीरा है वो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। और तेलंगाना के जो शासक थे प्रताप रुद्र देव ने इसे अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को दिया था, और मलिक काफूर ने अपने मालिक अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? गोलकुंडा। ओके, चलिए काला बाजारी और जमाखोरी को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन सी आदेश नहीं दिया गया? कौन सा आदेश नहीं दिया गया इस बताना आपको। तो भू राजस्व जिन्स में लिया जाए, किसान अपनी कटी हुई फसल को खेत में ही बेचे, व्यापारी सभी वस्तुएं खोले में बेचें, कुत्ते और मुकदमों को अधिक विशेष अधिकार दिए जाएं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? आपको ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था? कुत्ते और मुकदमों को अधिक विशेष अधिकार दिए जाएं, ये गलत बात है। राइट आंसर है इसका ये ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगल भवनों में निम्नलिखित जो मुगल भवन है किसमें यह अन्याय विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो आगरा का किले में है ये विशेषता, या लाल किले में, ताजमहल में, बुलंद दरवाजे में? तो आपको ये ध्यान रखना है ताजमहल की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। इसका बात ध्यान रखिए, किसकी? ताजमहल की लंबाई व चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में किया था। और इसका जो ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खां, ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब है, इस बात को ध्यान रखिए। गुरु ग्रंथ साहिब मुख्य रूप से सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है। सिखों द्वारा इस ग्रंथ को 11 धार्मिक सिख गुरुओं की परंपराओं का आर्थिक और संप्रभु गुरु माना जाता है। इसमें लगभग जो है 1430 पेजों का एक विशाल ग्रंथ है, जिसे 1469 से 1708 के मध्य सिख गुरुओं के शासनकाल के दौरान संपादित और संकलित किया गया था। इस बात को ध्यान रखिए, गुरु ग्रंथ साहिब। राइट आंसर इसका ये है। और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? निम्नलिखित में किसका मिलान सही किया गया? ठीक है, ये बताना है आपको किसका मिलान सही किया गया है। ओके, सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना, मोहम्मद गोरी सिंध पर विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल विद्रोह, मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां का आक्रमण। तो राइट आंसर आपको बताना है कि किस
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिंध पर आक्रमण है वो किसका है, तो राइट आंसर आपका होगा बी। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट। तो आप राइट आंसर क्या होगा, बी। ओके चलो, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार रखिएगा, ठीक है। कौन किसके बाद आया है, कौन सबसे पहले आया है, तो ध्यान रखना है इनमें कौन सबसे पहले है। तो जब यहाँ बात आएगी तुगलकों की, लोदी की, सैयदों की, इलवरी तुर्कों की, तो आप सबसे पहले किसको रखेंगे, आपको ध्यान रखना है। सही मिलान अगर हम करेंगे तो इसमें आएगा थर्ड। क्या सही आएगा, थर्ड सही होएगा। थर्ड क्यों सही होगा बताओ, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, तुगलक, लोदी, सैयद, इलवरी, तो क्या सही है इसके अंदर, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर करिएगा, इसका आंसर जो सही आएगा वो क्या आएगा। तो आपको पता होगा, तो सबसे पहले जो है इलवरी तुर्क का मतलब गुलाम वंश सबसे पहले आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, गुलाम वंश। क्या आएगा, गुलाम वंश। यानी जो राइट आंसर होगा इसका वो आपका जो आएगा इलवरी तुर्क सबसे पहले आएगा। और इलवरी तुर्क का मतलब गुलाम वंश से है। गुलाम के बाद खिलजी आते हैं, तो ई सही होना चाहिए। और खिलजी के बाद आपको पता होगा कौन आते हैं, तुगलक आते हैं, ये ध्यान रखना है। तुगलक के बाद लोदी आते हैं, फिर सैयद आते हैं, सैयद के बाद लोदी आएंगे। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको बोलना है गुलाम। सबसे पहले कौन आएंगे, गुलाम। ओके, गुलाम के बाद खिलजी, और खिलजी के बाद तुगलक, और तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी, लास्ट में आएंगे लोदी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ओके, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले क्या बताना है, गुलाम वंश। गुलाम को इलवरी वंश भी कहते हैं, इल्तुतमिश। ओके, तो फिर खिलजी, खिलजी के बाद जो है तुगलक, तो ये के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी। इस बात को ध्यान रखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदू विद्वान कौन था। तो मुगल काल का पहला जो विद्वान है वो कौन है, आपको बताना है मुगल काल का। तो जब मुगल काल की बात आएगी तो आपको बताना है कौन है, मलिक मोहम्मद जयासी, अब्दुल रहीम चांदावरदई। तो राइट ध्यान रखिए, मुगल काल की बात की जा रही है। तो मुगल काल का मतलब आप समझिए मलिक मोहम्मद जयासी, और मलिक मोहम्मद जयासी का मतलब है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के समय की बात है, तो मुगल काल उस समय चल रहा था। शेरशाह सूरी जो है हुमायूं का समकालीन है, और शेरशाह सूरी ने पद्मावत नामक जो है एक ग्रंथ लिखा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, इस बात के साथ साथ ध्यान रखने वाली बातें हैं ये। दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया है। तो दारा सिकों ने शेर अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है, शेर अकबर। तो सिर अकबर जो है, जो अनुवाद किया गया है, वो दारा सिकोई ने करा। कितने का है, 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया। जबकि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 उपनिषद 108 हैं। 108 में से 52 उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो 1651 में कहाँ पर दी गई थी, आपको बताना है ये प्रश्न का जवाब, ठीक है। तो बात है यहाँ पर जो है कासिम बाज़ार में या हुगली में। तो ऑप्शन में देखने अगर हम देखें तो हुगली का मतलब आप समझिए, तो कलकत्ता, कासिम बाज़ार, सिंगूर। तो राइट आंसर क्या है इसका आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी कासिम बाज़ार में। ओके, कहाँ, कासिम बाज़ार। तो ध्यान रखिएगा, कासिम बाज़ार यानी आपको ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट करा है जिसने, वो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी थे। ये ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था, जो बिहार में आज भी है,
वे विश्वविद्यालय को नष्ट किया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, किसने? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी राइट आंसर है इसका। ओके, ध्यान रखिए। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो मीर बख्शी की अगर बात की जाएगी तो आपको ध्यान रखना है कि सेना का संगठन यानी सेनापति होता था एक प्रकार का मीर बख्शी। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो आपको पता होगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई थी और भारत से दिल्ली सल्तनत खत्म होकर जो है मुगल वंश की स्थापना हुई थी। चलिए, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत ऋतुओं का फल विशद आदि अपनी देनदारी डायरी में आदि में दिया है? तो जब जब ये बात आएगी कि डायरी लिखने का शौक जिस व्यक्ति को था वो ध्यान रखिएगा, तो बाबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बाबर। तो बाबर जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुज़ुक-ए बाबरी, ठीक है, जिसे हम बाबरनामा कहते हैं। वो लिखी है काय में? तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। तुज़ुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। किसने लिखी है? बाबर ने लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सुलेख क्या होता है? सुंदर हस्तलेख। तो सुलेख का मतलब है सुंदर हस्तलेख से होता है। हैंड राइटिंग को सुधारने के लिए सुलेख का प्रयोग किया जाता है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी प्रणाली को मुगल प्रशासन में आपको ध्यान रखना है, जो मनसबदारी प्रणाली है उसमें अकबर ने इसको प्रारंभ किया था। ओके, किसने? अकबर ने प्रारंभ किया था मनसबदारी व्यवस्था को। मनसब तथा पद का निर्धारण अंकों के माध्यम से होता था, ये बात ध्यान रखनी है, और ये मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी। इसका मूल जो स्थापना की थी चंगेज खान ने की थी, इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, चलिए, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल मतलब मध्य काल की बात है, और मध्य काल की जो भाषा थी वो फारसी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और प्राचीन काल की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में किस किस शिक्षाओं के द्वारा खोला गया था? जो महाराष्ट्र के अंदर जब जो भक्ति संप्रदाय है वो किसकी शिक्षाओं से खोला गया था, इस बात को बताना है। ओके, तो महाराष्ट्र के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है गुरु, तो महाराष्ट्र के अंदर की बात है, तो महाराष्ट्र के अंदर अगर बात करेंगे तो रामदास को याद कर लीजिएगा, गुरु रामदास को। ओके, गुरु रामदास जो हैं, ओके, दासबोध में इस पुस्तक के, और ये मैं बता दूं आपको शिवाजी के क्या थे, ये शिवाजी के धार्मिक गुरु भी हैं। ये क्या हैं? धार्मिक गुरु, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, लिखित में से वह भाषा कौन सी है जिसे मध्य युग के दौरान शिविर भाषा कहा जाता था? यानी मध्य युग के दौरान जिसे शिविर भाषा कहा जाता है वो भाषा कौन सी थी? जी, तो वो भाषा थी क्या? उर्दू। ये बात को ध्यान रखिएगा, क्या भाषा थी वो? उर्दू। तो उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू जो शब्द है मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शाही शिविर। क्या मतलब होता है? किस भाषा का? उर्दू शब्द किस भाषा का है? तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शाही शिविर। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं? पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम का पैलेस, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोती मस्जिद दो जगह पर हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक मोती मस्जिद जो है आगरा के अंदर है और एक मोती मस्जिद दिल्ली के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, जब बात आएगी भैया जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहाँ ने अपनी पुत्री जहाँआरा के सम्मान में कराया था, तो ध्यान रखिएगा मोती मस्जिद नहीं है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, मरियम पैलेस फतेहपुर सीकरी में, लेकिन मोती मस्जिद, औरंगजेब की मोती मस्जिद जो है, औरंगजेब की जब बात करेंगे तो दिल्ली में बताओगे, और जो आगरा में बनाई गई है मोती मस्जिद वो शाहजहाँ ने बनाई है। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं दोनों।
मोती मस्जिद निम्न में से है किस नगर में स्थित है? तो बात यह है किस नगर में स्थित है, तो मोती मस्जिद ऑप्शन में आगरा और दिल्ली दोनों होते तो हम दोनों पे टिक लगा देते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में एक ही दे रखा है तो आगरा में है। आगरा की मोती मस्जिद जो है शाहजहाँ ने बनवाई थी और दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ा गलत है? बाबर बनाम संग्राम सिंह, शेरशाह बनाम हुमायूं, ओके, चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी, अकबर बनाम हेमू। तो कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा बिल्कुल गलत है। तो जोड़ा सही नहीं है तो चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी का जो जोड़ा है वो गलत है बिल्कुल, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपियन थे पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे। सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा अलग से फ्रेंड्स। जितनी बातें बताई जाती हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। किस मुग़ल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? यानी किस मुग़ल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। तो किसको प्राप्त है आपको बताना है। तो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने हिंदी गीतों की रचना की थी, तो ध्यान रखिएगा मुग़ल सम्राट शाहजहाँ, इस बात को ध्यान रखिए। कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में है और ब्लैकपोडा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। किसने? नरसिंह। तो नरसिंह देव प्रथम का मतलब आप समझ जाइएगा, ओके, ठीक है, नरसिंह देव प्रथम का मतलब समझ जाइएगा आप फ्रेंड्स, ओके। तो ध्यान रखने वाली बातें फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है आपका क्या? ध्यान रखेंगे आप इस बात का, नरसिंह देव प्रथम राइट आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि नरसिंह देव प्रथम जो है राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है आपको बताना है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद। कौन? गुरु अंगद, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गुरु अंगद जो थे वे आपको ध्यान रखने हैं, गुरु अंगद। कौन ध्यान रखने हैं? गुरु अंगद। ये दूसरे गुरु थे और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सही नहीं मेल खाता? मार्को पोलो कहाँ से आया था ये बताना है आपको, यानी ये जो सही है, नहीं है वो बताना है आपको, ओके। तो ध्यान रखने वाली बात है भाई, इसका आपको बताना है कि मार्को पोलो, अल्बरूनी, इब्न बतूता, निकेतन, समरकंद। तो कौन सा मेल नहीं खाता है, आंसर करना है आपको इसका, ओके। कौन मेल नहीं खाता है, तो इस प्रश्न का आंसर करना है आपको कि कौन मेल नहीं खाता है, इस बात को ध्यान रखना है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि जो निकेतिन जो है, जो निकेतिन है, ओके, जो निकेतिन है वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो यादव राजाओं की राजधानी देवगिरी थी, यह बात आपको ध्यान रखिएगा। यादव राजाओं की राजधानी क्या थी? देवगिरी, ये बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, 1000 दिनार किसे कहा जाता है? तो 1000 दिनारी जो है किसे कहा जाता है? तो मलिक काफूर को कहा जाता है, क्योंकि 1000 दिनार में इसको ख़रीदा गया था और ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? एक सेनापति था। दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश कौन सा है? आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश अगर कभी पूछा जाए किसी भी लेवल पर तो आपको एक ही वंश बताना है। वो कौन सा वंश बताना है कि भाई सबसे छोटा वंश कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है खिलजी वंश सबसे छोटा वंश है और सबसे बड़ा वंश जो है वो तुगलक वंश, ओके। और सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, ये बात ध्यान रखिए। दूसरा वंश खिलजी वंश है, फिर तीसरा जो है तुगलक है और चौथा है आपका सैयद और पांचवा है लोदी। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंशों ने शासन किया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो 5 वंशों ने शासन किया। सबसे पहला गुलाम, याद रखिएगा, गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद आपको तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी
और लोधियों के बाद मुगल भारत में आए तो 5 वंशों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत के अंदर। चलिए, ममलूक वंश किस वंश को कहा जाता है? तो ममलूक वंश जो है गुलाम वंश को कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा आप। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो आपको ध्यान रखना है, नक्काड़ा बजाता था। अकबर नक्काड़ा बजाता था और औरंगजेब बीड़ा बजाता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो विजय स्तंभ का मतलब आप है विक्ट्री टावर, ये चित्तौड़ में है, इस बात को आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल में पहली बार हैं तो ये 325 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, और ये 325 क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से हैं। और यदि आपका विषय हिस्ट्री है बीए सेकंड सेमेस्टर में, तो यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, आप इन वीडियो को बार बार देखिएगा। साथ ही अगर एमजेपी रुहेलखंड के अलावा कहीं से भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इतिहास विषय का जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर ऑब्जेक्टिव ही रहे, और ऐसी कंडीशन में ये आपको ध्यान रखना है 325 मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।